चलो भाई, आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। मूल रूप से अकबर के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो अकबर का कार्यकाल यदि देखें तो अकबर का कार्यकाल कुछ ये है, ठीक है। इतने में जो प्रमुख जो घटना घटी है, जो मेन जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आते हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं क्या क्या सवाल आता है एग्ज़ाम में। सबसे पहला सवाल कि भाई मनुष्य की तरह बैठो, गाय भैंस की तरह, जानवर की तरह थोड़ा कम बैठो। फैलना शुरू कर दिया, सुनोगे आज बढ़िया से। अकबर के जन्म की यदि हम लोग बात करें तो अकबर के जन्म के बारे में पूछा जाता है। भाई अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। और यह ध्यान रखिएगा, अकबर का जन्म उस समय यदि हम बात करें तो आज के डेट में पाकिस्तान में पड़ेगा सिंध प्रांत, सिंध स्टेट। क्योंकि पीछे नहीं, पीछे मैं बता चुका हूँ। अकबर के जो पिताजी जो थे वो थे हुमायूं। हुमायूं की प्रमुख लड़ाई शेरशाह सूरी के साथ हुआ था। दो लड़ाई हुई थी, एक 1539 में और दूसरा 1540 में, 1540 में। 1540 में मैं पिछले करंट अफेयर में पढ़ाया हूँ, जिसे बिलग्राम फाइट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बेचारे ये हार गए थे हुमायूं, तो इन्हें भागना पड़ा था, इन्हें भारत छोड़ना पड़ा था। जब भारत ये छोड़े थे तो भागते भागते ये भाई पाकिस्तान के रास्ते अपने से छोटे भाई के पास जा रहे थे, अफगानिस्तान। और हुमायूं से जो छोटा भाई था उसका नाम था कामरान। कामरान को डिपार्टमेंट कहाँ का मिला हुआ था? तो अफगानिस्तान का। इसी दौरान अब इनके साथ पूरा जालसा जाएंगे, इनके पूरे कुनबे वाले जाएंगे, जिसमें देखा जाए मुख्य रूप से तो अकबर के पिताजी हुमायूं और माता कौन थी? हमीदा बानो बेगम, ये दोनों साथ में थे। अब इस दौरान जब सिंध ये पहुँचे तो सिंध में ध्यान रखिएगा, सिंध में उस समय हिंदू राजा हुआ करते थे, जिसका नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम था राणा वीर साल सिंह। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये एक तरह से इनके परिवार को संरक्षण दे दिया, संरक्षण दिए। इस दौरान यदि देखा जाए तो हुमायूं की पत्नी कुल मिला के देखा जाए तो गर्भावस्था में थी। और इसी कंडीशन में जो हमीदा बानो बेगम थी वो किसके घर में? हिंदू परिवार में रहने लगे, राणा वीर साल सिंह के यहाँ, ठीक है। अब इस कंडीशन में इन्होंने राणा वीर साल सिंह के घर में ही हमीदा बानो बेगम ने 15 अक्टूबर 1542 को एक पुत्र को जन्म दिया, और जिसका नाम क्या पड़ा? अकबर। हालांकि इसके रियल नाम कई बार पूछ दिया जाता है, तो इसका रियल नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। कई बार यह भी पूछ दे भाई अकबर का क्या नाम था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो ये तो भाई जन्म की कहानी है। लेकिन अब इनके जो पिताजी जो थे हुमायूं, ये तो दोबारा चाहते थे कि भाई भारत हिंदुस्तान का राजा बनूं। इस कारण से ये कुछ समय तक, टाइम तक चुप रहे। क्यों? क्योंकि उस समय तक यदि हम लोग देखें तो शेरशाह सूरी का शासन चल रहा है, या यूं कहें हम लोग सूर्यवंश का शासन चल रहा है। और सूर्यवंश का जो शासन जो टाइम है वो कब से कब है? 1540 से 1555। लेकिन मेन रूप से मैं पहले पढ़ा चुका हूं, जो कोई पैर हिला रहे हूं, जो टाइम देखा जाए शेरशाह सूरी का, तो शेरशाह सूरी का समय क्या है? 1540 से 1545। स्वाभाविक सी बात है, आज के डेट में भी देखने को मिलता है, यदि मदर फादर स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, कोई अधिकारी पद पे हो, तो जनरली केस ये इंडिया में ज़रूर देखने को मिलता है। उनके बच्चे यदि हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही होता है, 90 से 95% वो नालायक ही निकलते हैं। ऐसे ही जब तक शेरशाह सूरी रहा तब तक हुमायूं अटैक करने का प्रयास कभी भी नहीं सोचा, क्योंकि दो बार हार चुका था।
धीरे धीरे समय बढ़ता गया और लास्ट में सबसे नकली शासक आए जिसका नाम क्या था? आदिल शाह। 1555 में आदिल शाह पे अटैक किया कौन? हुमायूं। और हुमायूं ने आदिल शाह की हत्या कर दिया। और यहीं से यदि देखा जाए तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि मुगल का सेकेंड फेज कब से शुरू हुआ? पहला फेज जो था हुआ 1526 से लेकर 1540, बीच में आ गया सूर्यवंश। दूसरा फेज 1555 में शुरू होता है और 1555 में यह शुरू होता है और यह जा करके समाप्त कब होता है? तो 1857 में। और 1800 मुगल के अंतिम राजा कौन थे? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड थे। इनकी मृत्यु भारत में हुई थी या प्रेजेंट टाइम में आज के डेट में विदेश में हुई थी? तो आपके पास जवाब क्या होना चाहिए? प्रेजेंट टाइम विदेश में हुई थी और आज का वही देश है म्यांमार। पहले उसे रंगून बर्मा के नाम से भी हम लोग जानते थे। क्लियर है? अब मेन पॉइंट हम लोग फिर वहीं पे आए कि हम लोग बात करेंगे अकबर के बारे में। और अकबर का जो कार्यकाल है 1556 से 1605। अब देखो ध्यान से चीज़ों को समझो। 1555 ईस्वी में हुमायूं बन गया राजा, लेकिन ये भी बेचारा बुजुर्ग हो चला था। हुमायूं पढ़ा लिखा, हुमायूं नामा एक बुक भी है, लेकिन इसके राइटर हुमायूं की कौन है भाई? सिस्टर है जिसका नाम है गुलबदन बेगम। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है हुमायूं नामा के राइटर कौन है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हुमायूं जो है दिल्ली में एक शहर बसाया था जिसका नाम था, आराम से समझते जाओ, जिसका नाम क्या था? दीन ए पनाह। अभी भी है ये। और इसी दीन ए पनाह नामक नगर शहर में एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय भी बनाया था, क्योंकि ये विद्वान था, पढ़ा लिखा था खुद भी। अभी भी आप देखोगे जो बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, अभी भी वो बुक को पढ़ते हैं, बुढ़ापा तक वो बुक को पढ़ते रहते हैं। क्यों? बुक में अच्छे अच्छे चीज़ का, ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। 1555 में ये राजा बना और 1556 में जब ये पुस्तकालय में हर दिन जाता था पढ़ाई करने, तो 1556 में ये जो पुस्तकालय था, पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये लुढ़क गया और लुढ़कने के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो एक जुमला चलने लगा, कहावत। ठीक है, अब यहां पे ये पूछा जाता है कि किसने यह कहा था? ध्यान से चीज को क्वेश्चन सुनो कि हुमायूं जिंदगी भर भटकता रहा और इनकी मृत्यु भी हुई, तो सीढ़ी से गिरने लुढ़कते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो बताओ ये जुमलाबाजी जो किया कौन सा राइटर किया था? ठीक है, लेनपूल। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछा गया है। लेनपूल नामक इतिहासकार ने कहा था कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति है या वह कौन सा ऐसा शासक है जो जिंदगी भर बाद से ये बेचारा भटकता रहा। अंतिम में इसे राजगद्दी भी मिली तो दीन ए पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़क कर की मृत्यु हो गया। तो इसके किसके बारे में कहा गया? तो हुमायूं के बारे में कहा गया। क्लियर है भाई यहाँ तक? आगे देखो, अब हुमायूं की मृत्यु हो गई। हाल फिलहाल तुरंत भाई 1 साल पहले की कहानी था, शेरशाह सूर्यवंश को ये समाप्त किया था। तो सूर्यवंश का पकड़ तो होगा ही होगा। सूर्यवंश के जितने भी शासक थे, प्रजा थे, आंदोलन करने लगे। लेकिन जब हुमायूं की मृत्यु हुई, इस मैटर को दबा दिया गया, क्योंकि बोल देगा कि भाई हुमायूं की मृत्यु हो गया। अकबर बैठा कहाँ? सिंध में। तो दंगे होने की भरपूर संभावना है। अब दंगे में क्या होते हैं कोई नहीं पता चलता है, कौन मरता है कौन बचता है। हुमायूं का बेटा एक हमशक्ल था जिसका नाम था मुल्ला बख्शी। मुल्ला बख्शी हुमायूं का जीरोक्स। तो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए मुल्ला बख्शी को गद्दी पे बैठा दिया, जिससे क्या होगा? शासन प्रशासन आराम से चलता रहेगा। अब इसी दौरान अकबर को बचपन में ही एक बॉडीगार्ड मिल गया था।
जिसका नाम था बैरम खां, ध्यान रखना। और बैरम खां को ये दादा कहते थे। कौन? अकबर कहते थे बैरम खां को, और इसी कारण से प्यार से ये कहते थे शेखो बाबा। अभी भी बाबा और दादा एक ही शब्द है, बाबा और दादा जो है ना। तो सिंपल सी बात भाई, बैरम खां अकबर के दादा हो गए, मुंह बोले दादा। तो सिंपल सी बात है, दादा और पोते में प्यार तो होगा ही होगा। अब जब हुमायूं की मृत्यु हुई और मुल्ला बख्शी यहाँ गद्दी संभाल रहा है, ज़्यादा समय तक यदि मुल्ला बख्शी गद्दी संभालेगा तो हो सकता है अपने आप को पावरफुल ये बना ले। आनन फानन में सिंध से तुरंत बुलाया गया, किसे? अकबर को। अब अकबर जन्म लिया अक्टूबर माह में 42 में, 56 में इसका इनका अकबर का जो एज हो रहा है लगभग 13.5 वर्ष का ही हुआ है, 13.5 वर्ष में। लेकिन आम जनता तो आम जनता होती है। जब ये भारत, आज के डेट में भारत का जो एरिया है, जब ये भारत में इन किया तो एक प्लेस है जिसका नाम है कलानौर। और यह कलानौर प्रेजेंट टाइम की बेटा बात करें तो कहाँ पड़ेगा? पंजाब। कलानौर में जैसे ये आया वैसे आंदोलन, दंगे फसाद दिल्ली में शुरू हो गया, क्योंकि जान गया कि रियल हुमायूं मर चुका है या डुप्लीकेट है। आनन फानन में तुरंत कौन? शेखो बाबा या बैरम खां एक तुरंत भाई स्टेज बनाया, टेम्परेरी स्टेज, और वहीं पे राजा घोषित किसे कर दिया कि अगला जो मुगल सम्राट है वह कौन है? अकबर है। तो अकबर हिंदुस्तान का पहला शासक जो सबसे कम उम्र में क्या बना? राजा बना। हालांकि यदि आपसे पूछा जाए इससे कम एज में राजा बनने वाला शासक दादा कौन? बाबर। बाबर 11 वर्ष की उम्र में बना, लेकिन बाबर उस जिस समय राजा ये बना था बाबर, उस समय ये हिंदुस्तान का शासक नहीं था। इसलिए हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा शासक है जो कम उम्र में राजा बना है, तो वो कौन हो जाएगा भाई? समझ में चीजें क्लियर है? क्योंकि ऐसे डाउट तो रहता नहीं है। अब भाई राजा बन गया तो कलानौर में राजा बना, वहीं से जयकारा लगने लगा, अकबर की जय हो, अकबर की जय हो। फटाक से आएगा, दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा। लेकिन जैसे बेचारा दिल्ली की गद्दी पे बैठा, वैसे ही देखा जाए मुख्य रूप से एक शासक, हिंदू शासक हेमू, इसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य का मतलब होता है विजेता, ठीक है। अब यहां से मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि हेमू मुख्य रूप से कहां का शासक था? रेवाड़ी, हरियाणा के रेवाड़ी का यह शासक था। और यह माना जाता है यह अंतिम हिंदू शासक था। यह भी हरियाणा के एग्जाम में कई बार पूछा गया ये सवाल। ये भाई पानीपत, हरियाणा, पानीपत में आकर के अपने सैनिक को लेकर आ गया कि भाई तुम राजा बनने से पहले हमसे क्या करो? लड़ाई करो। अब भाई 13.5 वर्ष का लड़का है ना, लगते कपड़े सही तरीके से ना संभाल पाए, तलवार कहाँ से चलाएंगे? लेकिन इनका जो सेनापति था, अकबर का जो सेनापति कौन था? शेखो बाबा। तो रियल में आपसे पूछा जाए कि पानीपत की जो सेकेंड लड़ाई हो रही है, दूसरी लड़ाई हो रही है, तो बैरम खां और किसके बीच? हेमू के बीच रियल में लड़ाई होती है। कब होती है? 1556। अब हरियाणा का यदि पेपर देगा प्रॉपर तो यहाँ 1556 कभी नहीं पूछा जाता है। यदि पता है तो बता दो, नहीं तो मैं आप लोगों को एक होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस तारीख को, किस मंथ हुई थी। है किसी को पता? फंस गए। उसको पता भी था एक बार, लेकिन पढ़ने में होना खैर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मशक्कत भी दिमाग का करो, ठीक है। अब यहीं से मैं तीनों क्वेश्चन दे रहा हूं। कितने पानीपत में लड़ाई हुआ? 3। पहली लड़ाई मोबाइल ना चलाएं, पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556, तीसरी लड़ाई 1761। तीनों का कल हमें बताइएगा आप लोग डेट।
ठीक है, डेट होगा तो मंथ अपने आप होगा। तो 1556 में दूसरी लड़ाई हो रही है पानीपत की। ये भाई जीत चुका है मैच, लड़ाई में फाइनली ये जीत गया। लेकिन एक होता है ना, जीत करके भी हार गया, हार करके भी जीत गया। लड़ाई समाप्ति। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लड़ाई क्या होता है, सूर्योदय के बाद शंखनाद होता है और सूर्यास्त से पहले लड़ाई खत्म, फिर अगले दिन लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में यह निर्णय हुआ कि बैरम खां कंप्लीटली हार चुका है, इसका मतलब मुगल का सफाया यहाँ से हो चुका है। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद बैरम खां हेमू के साथ धोखेबाजी कर दिया और तीर चला दिया और एक आंख में तीर लग गए। और जैसे तीर लग गया तो पकड़ करके उनका हिसाब किताब कर दिया भाई। तो धोखेधड़ी से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे विनर कौन बन गया, बैरम खां। तो यदि पूछा जाए मेन लड़ाई कौन लड़ा, तो बैरम खां और हेमू। लेकिन नाम हम लोग क्या लेते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई, तो अकबर और हेमू के बीच। रियल में किसके किसके बीच हुई थी, अकबर इसलिए नाम लिया जा रहा है क्योंकि राजा तो यही है। क्लियर है। तो राजा बनते ही अकबर को एक लड़ाई का सामना करना पड़ा जिसका नाम क्या था, पानीपत की पहली, दे पिछाड़ दूं फिर। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, यह लड़का 13.5 वर्ष का, ये गद्दी संभाल नहीं पाएगा, इसलिए पहले 4 वर्ष तक गद्दी संभालेगा इसके दादा बैरम खां। ये पूछा जाता है कि प्रथम 4 वर्षों तक जो गद्दी संभाला उसे हम लोग मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो एक टाइम के नाम से जानते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बजारत का काल। बजारत का मतलब होता है ताकतवर। ताकतवर जो संरक्षक होते हैं उसके हैंड ओवर में पावर दे दिया गया। क्यों, उतनी बुद्धि विकसित नहीं हुआ होगा। तो 1556 से लेकर 60 तक जो मेन गद्दी संभाले हैं, कौन संभाले, बैरम खां। क्लियर, जिसे बजारत काल के नाम से जानते हैं। अब 4 वर्ष बाद इनका एज क्या हो गया, 17.5 का ये हो चुका है, 17.5 का हो गया। लेकिन अब इनकी जो माता थी, रियल माता किसकी, अकबर की रियल माता, वो तो सिर्फ जन्म दी, पालने का काम। उस समय रानी हुआ करते थे भाई, रानी अपने अंगरक्षक रखते थे, ये काम वो काम। वैसे ही अपने बच्चे को पालने के लिए, जैसे गौतम जो बुद्ध थे उनका लालन पालन कौन किया था, उनकी मदर की तो मृत्यु हो गई थी, है ना, गौतम उसकी मासी की थी। वैसे ही एक यहाँ पे आते हैं मुख्य रूप से धाई माता, अरे सेवा सत्कार करने वाले मुख्य रूप से। ये सौतेली माँ नहीं कहेंगे, सौतेली माँ अलग चीज होते हैं, ठीक है। उसका उनका नाम कई बार पूछा जाता है, उनका नाम क्या है, तो माहम अनगा। अब माहम अनगा के दिमाग में है कि मेरा बेटा मेरे अनुसार से चले, आज के भी डेट में यही है। अब माहम अनगा से ज्यादा इज्जत जो है अकबर दे रहा है बैरम खां को। अब बैरम खां को देगा तो महामनगा को गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। तो महामनगा अपने गेम के कारण, चाल के कारण 1560 में बजारत का जो पद था और सैनिक जो पद था वो बैरम खां से छिनवा लिया और बैरम खां को बोल दिया कि भाई तू चला जा। और बैरम खां बुजुर्ग भी हो गया था, तो बैरम खां को 1560 में रिजाइन दिलवा दिया पद से, सेनापति पद से। बोल दिया जाओ मक्का मदीना घूम वगैरह करके आओ। लेकिन गुजरात ऐसे एरिया में जब ये जाने वाला था मक्का मदीना, तो 1561 ईस्वी में मुबारक खान नामक व्यक्ति ने इसकी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। तो बैरम खां का चैप्टर यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम 4 साल तो बजारत का काल था। अब महामनगा जो थी यह भी सोची भाई मैं भी अपना कुछ यूज करूं, पावर वगैरह। कभी देखे हो जोधा अकबर मूवी, देखे हो, जो देखे हो कभी देखना ये सब चीज़, वहाँ क्लियर दिखता है कि महामनगा पूरा अकबर को अपने कंट्रोल में कर रखी होती है। और इसमें क्या बोलते हैं, ये जोधा अकबर में जोधा का रोल ऐश्वर्या राय सद की है, देख रहा उसमें कंप्लीट रूप से दिखाता है।
तो महम अनगा सारा पावर यूज करना चाहिए, और जनरली यह माना जाता है कि यह भी 4 वर्षों तक कमोबेश, कंप्लीट रूप से नहीं, कमोबेश ये शासन करना शुरू कर दी। और इसलिए पूछा जाता है, इस काल को हम लोग हरम महिला का काल कहते हैं। हरम का मतलब होता है ताकतवर महिला। अब ताकतवर महिला का मतलब मत समझना कि बॉडी सॉडी वाला, दिमाग से, है ना। कुछ लोग सोच लेगा पहलवान भाई। तो हरम का काल कब से शुरू हुआ? 60 से 64। उससे पहले क्या था? बजारत का काल। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे 1500 हम लोग 55 देखे, सॉरी 1542 देखे, 1555 देखे, 1556 देखे, 1560 देखे, 1564 देखे, 1561 भी देख चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे यदि देखा जाए 1562, 1563, 1564, ये तीनों कार्यकाल, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये बहुत ज़्यादा बार सवाल, मैं जो देखा हूँ जनरली बहुत ज़्यादा बार सवाल ये पूछा गया है। सीधा सा आपके एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है कि भाई 1564 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, 63 में क्या हुआ। तो सबसे पहले देखा जाए तो उस समय दास व्यवस्था बहुत ज़्यादा चल रहा था। दास समझते हो ना? अरे गुलाम बनाना। तो स्लेव, एक तरह से स्लेव डायनेस्टी कब से कब चला है बताओ इतिहास में? 1206 से 1290, सही। तो 1562 में ये एक चीज की समाप्ति की है जिसका नाम क्या है? दास प्रथा की ये समाप्ति कंप्लीट रूप से कर चुके। कुल मिला के यह कह दिए कि भाई अब दास नहीं है, सभी लोग अपने भाई बंधु हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे यदि आएंगे तो यहाँ पे कर रहे हैं टैक्स। पहले क्या करते थे, जब राजा बनते थे तो जबरदस्ती टैक्स ले लेते थे। यहाँ पे उस समय एक टैक्स। अब यहाँ एक शब्द आया है जिसका नाम क्या है? तीर्थ यात्रा। अब तीर्थ का मतलब ये मत समझना सिर्फ मुसलमान है, ठीक है। सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यदि घूमने के लिए जा रहे हैं, अब ये नहीं कुल्लू मनाली हांडने के लिए कोई चल जाए। जो मेन जो धार्मिक स्थल है, कोई मक्का मदीना चला गया, कोई वैष्णो देवी चला गया, कोई अयोध्या राम मंदिर चला गया, तो इन सभी पर लगने वाले जो भी टैक्स हैं ये कौन वहन करेगा? सरकार वहन करेगी। तभी तो कहा गया, अरे भाई हम लोग तुम लोग कहीं जाओ पैसा देने लगो, तो क्या तीर्थ यात्रा कर समाप्त है या नहीं है? तो नहीं है। लेकिन सरकार वहन करने लगे, सरकार देने लगे, तो इसका मतलब क्या? आम पब्लिक के पैकेट से रुपया खर्च हो पा रहा? नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या किए, ये जो तीर्थ यात्रा जो टैक्स लग रहा था उसको ये क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। बहुत पहले से ही एक और बेटा टैक्स चल रहा था, और वह टैक्स था गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स। गैर मुसलमान मतलब मुस्लिम को छोड़कर। वह टैक्स कौन सा था बताओ? मैं पहले भी बताया हूं, जजिया कर। एक और था जकात। जकात किससे लिया जाता था? और खम्स। जकात था मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, कुछ भी मत बोल दो। खम्स था लूट कर, और खम्स जो लूट कर था कितना बाई कितना रेशियो था? 80 रेशियो सेनापति रखते थे, और 20 जो % था वह राजा अपने राजकोष में बुरे टाइम के लिए उन्हीं सबको मदद देने के लिए रखते थे। तो यहाँ पे एक और टैक्स देखने को मिला कि जो जजिया टैक्स मुस्लिम के अलावा सब जो पे कर रहे थे उसको भी यहाँ से ये क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। क्लियर है? 1564 में यदि देखा जाए, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं प्रमुख फाइट, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट हैं। प्रमुख फाइट की यदि हम लोग बात करें, अकबर की प्रमुख लड़ाई, तो प्रमुख लड़ाई भाई 3-4 ही आपको याद रखना है। एक 1556
कंडीशन फर्स्ट। दूसरे की बात करें 1564। तीसरे की यदि हम लोग बात करें, गुजरात विजय कब हुआ था अभियान? 1572 में, 1572। तीसरे की, ये अगले की बात करें 1576 में कौन सी लड़ाई हुई है? हल्दी घाटी फाइट। और अगला जो है वह कौन सा है? 1599। मेन यदि देखा जाए तो अकबर की ये प्रमुख 5 फाइट है, हालांकि हर वर्ष करेगा, राजा है भाई। ये मैं बता चुका हूं, पानीपत की पहली लड़ाई, हाँ, पानीपत की दूसरी लड़ाई। यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये मुख्य रूप से फाइट करने जा रहे हैं गोंडवाना वाले एरिया में। अब गोंडवाना की यदि हम लोग बात करें उस समय कौन सा पड़ेगा? मालवा क्षेत्र। और यहाँ पे एक रानी है जिसका नाम क्या है? रानी दुर्गावती। तो नाम यदि आ रहा है तो रानी दुर्गावती खुद कमान संभाल रही है, तो कहीं ना कहीं रानी दुर्गावती में पावर होगा, तभी तो अकबर के साथ ये टकरा रहे। तो ये डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा। 72 की बात यदि हम बात करें तो जो व्यापारी लोग हैं वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे शुरू से। मैं हुमायूं वाले भी सेक्शन में बताया हूँ, दिल्ली सल्तनत पड़े थे उस समय भी गुजरात के बढ़िया जो है ना परेशान करते थे जो ट्रेडर। तो गुजरात विजय, ध्यान रखना, विश्व का सबसे तेज गति से जो अभियान हुआ है विश्व का, वो गुजरात अभियान है। और इसी के यादों में ये पूछा जाता है सवाल कि गुजरात विजय के अभियान में इसने कुछ करवाया था। वह करवाया था उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सिकरी में एक गेट बनवाया था, एक दरवाजा बनवाया था जिसका नाम क्या है? बुलंद दरवाजा। तो आपसे यदि पूछा जाए कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा किस विजय अभियान के बाद करवाया गया, तो गुजरात विजय अभियान 72 में। और ये बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? तो फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी है कहाँ भाई? तो आगरा से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर फतेहपुर सिकरी है। क्लियर है? इसके बाद मेन लड़ाई हम इस पे विशेष फोकस करेंगे। यह जो लड़ाई है मुख्य रूप से जो विरोधी पार्टी थे उनका नाम क्या था? महाराणा प्रताप। अब यहाँ से सवाल यह भी पूछा जाता है, महाराणा प्रताप शासक कहाँ के थे? 3-4 ऑप्शन आपके पास होगा। पहला रणथंभौर, दूसरा चित्तौड़गढ़, तीसरा देखा जाए मेवाड़ और चौथा देखा जाए मारवाड़। तो बताओ कौन सा होगा? मेवाड़ के ये शासक थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को हराने के लिए मेवाड़ जैसे क्षेत्रों में एक प्लेस है, एक जगह है जिसका नाम क्या है? हल्दी घाटी। अब ये मत सोचना वहाँ हल्दी होता है, नाम है जैसे पानीपत, अब ये नहीं पानी वहाँ लोग ज़्यादा पीते हैं। तो हल्दी घाटी फाइट हो रही है 1576 में। इस लड़ाई में अकबर के पसीने छूट गए। अकबर ने शासन प्रशासन को चलाने के लिए अपना कितना मंत्री गठन किया था? 9 रत्न, नवरत्न, जो अभी चर्चा जस्ट कर लेंगे। तो नवरत्न भी इसमें फेल्योर हो चुका है और इस लड़ाई को जीतने के लिए अकबर को खुद आना पड़ रहा है। अब इसी से सोचो कितना डेंजर ये लड़ाई हुआ होगा। इकलौता महाराणा प्रताप सबको पानी पिला दिया, लेकिन फिर भी इस लड़ाई में हार तो गए, नो डाउट। यह लड़ाई हल्दी घाटी फाइट हार गए, लेकिन महाराणा प्रताप कभी हॉल लाइफ पकड़ा नहीं गया। बस अकबर को पूरे जीवन भर यही एक अफसोस रहा कि एक बार महाराणा प्रताप यह आकर के हमसे मिल ले, जो वो कहेगा वो मैं उसको देने को तैयार हूँ। लेकिन इसी में तो आता है घास की रोटी खाए। घास की रोटी खाने का मतलब क्या है? अपना साम्राज्य जब छोड़ दिए तो भटकते रहे। कुछ लोग अभी भी कहते हैं, आप देखिएगा सड़क के किनारे जो लोहे वगैरह औजार जो बनाते हैं, माना जाता है ये सब महाराणा प्रताप के कुनबे के। हो सकता है। जब अकबर ने पूरे मेवाड़ को अपने कंट्रोल में ले लिया तो वहां के मनुष्य तो छोड़ो, जानवर भी खाने पीने से मना कर दिया।
अकबर को तभी तो अफसोस हुआ, अरे राजा है, जीत गया, क्यों अफसोस होगा। लेकिन अकबर में कहीं ना कहीं इंसानियत शुरू से रहा। क्यों रहा? क्योंकि ये मदर फादर मुस्लिम और पला बड़ा हिंदू के घर में, और हिंदू होता था वचनबद्ध, जो कह दिया। और अकबर के दिमाग में यह भी तो चल रहा है, यदि ये हिंदू ना होता तो बाबर ना आता। अरे बाबर को बुलाने वाला कौन है? कौन है? राणा सांगा, इब्राहिम लोदी का खास दोस्त। वो बुलाया तब आया। शेरशाह सूरी किसका भाई? मुस्लिम, मार के भगा दिया हुमायूं को, बचाया फिर कौन? हिंदू। अभी एक दो स्टेज और आएगा, देखो यहाँ कैसे कॉपरेट करेगा। तो इसी कारण से इसको अफसोस रहा अकबर को कि ये एक बार आकर के मिल ले। लेकिन माना जाता है कुछ दिनों के बाद अकबर ने छोड़ दिया मेवाड़ को कि भाई ये महाराणा प्रताप, क्योंकि हाथी घोड़े जितने भी हैं वो अभी खाने पीने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं उन सभी में इंसानियत होती है। तो महाराणा प्रताप कहीं ना कहीं हमेशा विजयी रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद यदि देखा जाए जो आखिरी मेन प्रमुख लड़ाई हुई है वह महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र प्लेस दौलताबाद। दौलताबाद यदि बात करें, दौलताबाद ही तो देवगिरी बना, और देवगिरी पहले देवगिरी था, फिर बना दौलताबाद, और फिर आज के डेट में क्या है? महाराष्ट्र। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी फ्रीडम फाइटर कौन है? चांद बीबी। तो दो महिला देखो यहाँ पे, और एक आप लोग हैं, पेपर नहीं निकाल पाते हैं, है ना। अब बोलेंगे तो आप लोगों को लगेगा तिक तिका के। क्यों? क्योंकि आप लोग जो काम आप लोग को करना चाहिए वो तो करना नहीं है, जो ना करना चाहिए और चिल्ला के भाई यो नहीं है फलाना बहाने करने से कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ था प्रमुख फाइट। ठीक है।